नमस्कार, मैं हूँ रामनारायण मीणा। राजकीय महाविद्यालय बस्सी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत स्फीति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन के ऊपर अ, आपस में चर्चा करना चाहेंगे। मुद्रास्फीति के सिद्धांत के अंतर्गत मुख्य रूप से मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, इसकी क्या प्रमुख परिभाषाएं हैं और क्या दृष्टिकोण परिभाषाओं को देते समय अपनाया गया है, इसको मुख्य रूप से हम यहाँ पे ले रहे हैं। इसके अलावा मुद्रास्फीति के प्रमुख कारण क्या है, मुद्रास्फीति के आधुनिक सिद्धांत क्या है, इन सारे संबंधित जो भी हमारी जो विषय सामग्री है उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने का प्रयास करें। देखिए, जहाँ पर मुद्रास्फीति के अर्थ और प्रभाव के साथ उसके प्रमुख सिद्धांत क्या है, लागत जन्य और मांग जन्य स्थिति और मुद्रास्फीति के ढांचागत सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत, इन सब की चर्चा आज हम इस चैप्टर में हम करेंगे। सबसे पहले ये बता दें कि मुद्रास्फीति जिसको इन्फ्लेशन या स्फीति के नाम से जाना जाता है, विश्व युद्ध के बाद में, चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध हो चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हो, जहाँ पे भी इस प्रकार की स्थितियां हैं, वो अर्थव्यवस्थाएं विश्व युद्ध समाप्ति के बाद में या युद्ध समाप्ति के बाद में अ, सबसे अधिक किसी चीज से प्रभावित होती है तो वो मुद्रास्फीति होती है। आजकल मुद्रास्फीति का एक प्रकार की प्रबंधन व्यवस्था से देख करके भी उसके सक्सेस और फेल्यूर को देखा जाता है और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। अखबारों में आप जब उसका बिजनेस वाला पेज या मुख्य पेज में भी ये बनता है, क्योंकि जब जब भी मुद्रास्फीति के डाटा जारी होते हैं तो ये मुख्य रूप से चर्चा होती है कि मुद्रास्फीति क्या है, लोगों के जीवन स्तर पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, कौन सा वर्ग इससे प्रभावित हो रहा है और सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है, क्या अर्थव्यवस्था पे इसका इफेक्ट हो रहा है। ये सारी चीजें हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। मुद्रास्फीति को परिभाषित करने में काफी परिभाषाएं हैं, फिर भी मुख्यतः मुद्रास्फीति किसे कहते हैं उसको पहले हम सबसे समझें कि मुद्रास्फीति में कीमत स्तर में लगातार वृद्धि होती है, मतलब परसिस्टिंग राइजिंग इन द प्राइस लेवल। तो कीमत स्तर या सामान्य कीमत स्तर का अभिप्राय या औसत कीमत स्तर का अभिप्राय होता है कि जिन वस्तुओं एवं सेवाओं को हमने शामिल किया है उनकी कीमतों को लेकर के फिर उसका औसत निकाला जाए। किसी एक वस्तु की कीमत नहीं, किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ने का अर्थ मुद्रास्फीति नहीं है, किसी एक वस्तु का कीमत गिरने का अर्थ मुद्रास्फीति कम होना नहीं है या विस्फीति नहीं है। मुद्रास्फीति में जो वस्तुएं सेवाएं हम हमारे कंसिडरेशन पे है उनकी कीमतों में होने वाले परिवर्तन का औसत लेते हैं।
तो कीमत स्तर में या सामान्य कीमत स्तर में लगातार वृद्धि होने की अवस्था को मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति को जब कम किया जाता है तो उसको विस्फीति, तो मुद्रास्फीति को इन्फ्लेशन कहते हैं, और जब मुद्रास्फीति को कम करने के उपाय किए जाते हैं, मुद्रास्फीति कम होती है, तो उसको डिसइन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। पिछले दिनों ये भी देखने को मिला है कि कीमतों की बढ़ने की प्रवृत्ति भी है और बेरोजगारी की प्रवृत्ति भी है। इसको स्टैग इन्फ्लेशन का नाम दिया गया है और आंतोनिक सिद्धांत इस पे फिलिप्स कर्व के रूप में है, तो वो हम चर्चा जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे हम करेंगे। पहले हम देखें कि थोक मूल्य सूचकांक किसको कहते हैं और फुटकर मूल्य सूचकांक कहते हैं, मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स और रिटेल प्राइस इंडेक्स या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स में वस्तुओं का जब थोक विक्रय पे मंडियों के भाव लिए जाते हैं तो थोक मूल्य सूचकांक, जिसको होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं। और जब फुटकर मूल्य होते हैं, उससे माप किया जाता है कि कंज्यूमर 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो वस्तुएं लेते हैं तो उसकी प्राइस क्या रहती है और उसका औसत लिया जाए, तो वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या रिटेल प्राइस इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। सामान्यतया जो थोक पे विक्रय होता है वस्तुओं का, उसकी कीमत कम होती है, और जो फुटकर में विक्रय होती है, जिस छोटी-छोटी दुकानों पे जाकर के आप लेते हैं, तो वहाँ वस्तु की कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखने की है। अब हम देखें कि मुद्रास्फीति कहते किसे हैं। देखिए, मुद्रास्फीति को परिभाषित करने में कई परिभाषाएं हैं। एक दृष्टिकोण है मुद्रास्फीति का कि मुद्रा की मात्रा के आधार पर, मुद्रा की मात्रा के आधार पर या क्वांटिटी ऑफ मनी की थ्योरी के को मानने वाले लोगों के आधार पर उन लोगों ने जो मुद्रा की मात्रा को मुद्रास्फीति का कारण मानते हैं, उन्होंने स्फीति की पहचान खरीदने के साधनों की वृद्धि से लेते हैं। अब खरीदने के साधनों का अभिप्राय क्या है? लोगों के पास नकदी आए, लोगों के पास खरीदने के वस्तुओं को खरीदने के लिए कितनी क्रय शक्ति आती है। अब क्रय शक्ति किससे आती है? मुद्रा लोगों के हाथों में जाती है। मुद्रा लोगों के हाथों में जाने का अर्थ है कि ज्यादा मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में है तो लोगों के हाथ में ज्यादा मुद्रा आती है। तो क्रय शक्ति ज्यादा होने का मतलब है अर्थव्यवस्था में ज्यादा मुद्रा की मात्रा। लेकिन किसके सापेक्ष, ये हम देखते हैं अभी। पहले हम देखें कि मुद्रा की मात्रा के सिद्धांतकार स्फीति की पहचान खरीदने के साधनों में वृद्धि से लेते हैं। ये एक पहला मत है जो मुद्रास्फीति को परिभाषित करते हैं। इसमें जो हार्ट्रे है के अनुसार करेंसी को अत्यधिक जारी करना मुद्रास्फीति है। मौद्रिक अधिकारी के द्वारा करेंसी को अत्यधिक मात्रा में जारी करना मुद्रास्फीति है। ग्रेगरी हेनरी ग्रेगरी के अनुसार खरीद शक्ति की मात्रा में असामान्य वृद्धि, खरीद शक्ति की मात्रा में असामान्य वृद्धि स्फीति है। तो स्फीति की एक आवश्यक विशेषता यहाँ पर कीमतों में बढ़ने की प्रक्रिया है। लेकिन कीमतों में बढ़ने की प्रक्रिया क्यों है, कीमतें बढ़ क्यों रही है? इसका कारण मुद्रा की मात्रा को मानने वाले सिद्धांतकारों के अनुसार खरीदने
के लिए लोगों के हाथों में ज्यादा साधन आ जाना, या यूं कहें कि खरीद शक्ति की मात्रा में असामान्य वृद्धि स्फीति है। लेकिन वास्तव में ये परिभाषा इतनी पूर्ण नहीं है, क्योंकि स्फीति की मात्रा में वृद्धि केवल स्फीति नहीं है के कारण खरीद मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के कारण स्फीति हो सकती है, लेकिन स्वयं मुद्रास्फीति है वो अधिक मात्रा में मुद्रा की पूर्ति होना की घटना स्फीति नहीं है। मतलब लोगों के हाथ में अत्यधिक मुद्रा आने से मुद्रास्फीति हो सकती है, लेकिन ये घटना स्वयं मुद्रास्फीति नहीं है। तो क्यों मुद्रास्फीति है, इसको थोड़े और आगे थोड़ा सा और देखें। स्फीति के अगले दृष्टिकोण के अनुसार, जो इसी से संबंधित है लेकिन थोड़ा सा सुधार है इसमें, कि कौन सी स्थितियों में मुद्रास्फीति होगी। इनके अनुसार स्फीति की समस्या मुद्रा भंडार अथवा मुद्रा आय में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में परिवर्तन की तुलना से अधिक वृद्धि का परिणाम है। देखिए, अब यहाँ पर पहले परिभाषा ये दे रहे थे कि खरीद शक्ति की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि या मुद्रा की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हो जाना मुद्रास्फीति है। लेकिन इसमें कमी ये थी कि ये अपने आप में मुद्रास्फीति नहीं है, ज्यादा मात्रा आ जाना अपने आप में मुद्रास्फीति नहीं है। हो सकता है ज्यादा मुद्रा की पूर्ति की गई हो और स्फीति नहीं हुई हो, ऐसा कब हो सकता है? मुद्रा की पूर्ति की हो, यानी लोगों के पास क्रय शक्ति आ रही हो, लेकिन मान लो यदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता भी उसी अनुपात में बढ़ रही है तो कीमतें नहीं बढ़ी, यानी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति ज्यादा हुई, अत्यधिक करेंसी होती है और मजदूरी की दर के माध्यम से लोगों के हाथ में मुद्रा आती है और फिर वो वस्तुओं की मांग करते हैं और कीमतें बढ़ सकती है। लेकिन अत्यधिक मुद्रा ही आ जाना अपने आप में मुद्रास्फीति नहीं है। लोगों के हाथ में बहुत ज्यादा मुद्रा आ गई है, क्रय शक्ति आ गई है, लेकिन मान लो कि उत्पादन भी उतना ही बढ़ गया है, तो फिर इस अवस्था में मुद्रास्फीति नहीं होगी। तो मुद्रास्फीति की दूसरा यहाँ पर परिभाषा थोड़ा और विस्तारित हुई है, वो ये है कि मुद्रा भंडार यानी स्टॉक ऑफ मनी अथवा मुद्रा के रूप में मुद्रा आय वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की तुलना में ज्यादा हो जाए। यानी जैसे अब यो देखें कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमत का उत्पादन तो बढ़ा 5% की दर से और मुद्रा की पूर्ति बढ़ गई 10% की दर से, तो यहाँ पर 10 - 5, तो 5% यहाँ पर इन्फ्लेशन हो सकता है। तो यहाँ इन्फ्लेशन 5% हुआ है। तो हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा अच्छी तरीके से बताया जा रहा है कि लोगों के हाथ में क्रय शक्ति मुद्रा आई वस्तुओं और सेवाओं में परिवर्तन की तुलना में ज्यादा आ जाए, तो ये स्फीति इसका परिणाम स्फीति के रूप में होता है। इस मत को मानने वालों में कुलबान, पेस, केमरार, पिगू, गोल्डन, वीजार, एमिली जॉन्स आदि अर्थशास्त्रियों के अनुसार स्फीति को एक मौद्रिक घटना मॉनेटरी फिनोमिना मानते हैं। अब यहाँ पर स्फीति को एक मॉनेटरी फिनोमिना मान रहे हैं और कि मुद्रा स्फीति एक मौद्रिक घटना है। इनके अनुसार मुद्रा भंडार या मुद्रा आय वस्तुओं सेवाओं की भौतिक मात्रा, मतलब मुद्रा भंडार या मुद्रा आय तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की भौतिक मात्रा में असंतुलन स्फीति को प्रकट करता है। यानी वस्तुओं सेवाओं मुद्रा के रूप में आय लोगों के पास ज्यादा आए और वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन कम हुआ, यानी दोनों के बीच में असंतुलन है। जैसे अभी पूर्व में ये कह रहा था कि उत्पादन तो 5% की दर से बढ़ रहा है और मुद्रा की पूर्ति है या करेंसी है लोगों के हाथ में, मौद्रिक आय है लोगों की, वो 10% की दर से बढ़ रही है। तो ये दोनों का डिफरेंस है, वो इन्फ्लेशन का कारण
होता है। तो यहाँ पर कुलबाम ने मुद्रास्फीति की परिभाषा इस प्रकार से दी है कि स्फीति की परिभाषा इस स्थिति के रूप में की कि जिसमें मुद्रा की अत्यधिक मात्रा बहुत कम वस्तुओं का पीछा कर रही है। इसको यूँ कहा कि इन्फ्लेशन इज टू मच मनी चेजिंग टू फेव गुड्स, टू मच मनी चेजिंग टू फेव गुड्स। बहुत अधिक मुद्रा बहुत कम वस्तुओं का पीछा कर रही है। यानी बाजार में वस्तुएं कम हैं और खरीदने वाले ज़्यादा हैं, क्योंकि लोगों के पास क्रय शक्ति ज़्यादा है। तो टू मच मनी चेजिंग टू फेव गुड्स। अब अर्थव्यवस्था में जैसे मान लीजिए कि अ, शादियों के समय पे दूध की या मावे की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और मावे का उत्पादन कांस्टेंट है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, शॉर्ट टर्म में 10-5 दिन में प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाया जा सकता है। उसके सप्लाई के अपने बैरियर हैं। तो उस दौरान मावा या दूध की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि मावा या दूध को क्रय की मात्रा तो कम है, लेकिन खरीदने वाले ज़्यादा है। उसकी उस एक विशेष अवसर पे उसकी माँग बढ़ जाती है, तो उसकी कीमतों को बढ़ा देगी। तो यहाँ पर बहुत अधिक मुद्रा आय या मुद्रा बहुत कम वस्तुओं का पीछा करती है। तो यहाँ पर मुख्य जोर किस पे है? मुद्रा की पूर्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई है, वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में। तो यहाँ पर मॉनेटरी साइड को सबसे अधिक जोर दिया जा रहा है। पिगू ने इसकी व्याख्या इस प्रकार से की है कि स्फीति तब पाई जाती है जब मुद्रा आय में फैलाव उत्पादन साधनों के द्वारा उत्पादित उत्पादन से जिसके लिए वो भुगतान प्राप्त करते हैं, अपेक्षाकृत अधिक है। मतलब लोगों की तनख्वाह तो ज़्यादा गति से बढ़ रही है और जिस अनुपात में तनख्वाह बढ़ रही है, उस अनुपात में उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, तो ये स्थिति है। किन्स भी इसी विचार के समर्थक है, जॉन मेलार्ड किन्स भी इसी विचार के समर्थक है और इसके प्रमुख सिद्धांत को हम आगे जाकर के पढ़ेंगे। किन्स का मत है कि सच्ची मुद्रास्फीति तब पाई जाती है जब कुल मांग या समग्र मांग पूर्ण रोजगार की पूर्ति से अधिक होती है। मतलब समग्र मांग पूर्ण रोजगार की स्थिति पूर्ण रोजगार की से अधिक होती है। मतलब इसको यूँ समझे, पिछले चैप्टर में हमने इसको ज़्यादा अच्छा डिस्कस किया था कि मुद्रा और कीमतों का जो सिद्धांत था कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ने पर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये कह रहे थे कि कीमतें भी बढ़ेगी, क्योंकि पूर्ण रोजगार का स्तर अर्थव्यवस्था में पाया जाता है, ऐसी मान्यता क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते हैं। लेकिन किन्स ये कहता है कि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार से पूर्व अवस्था में भी साम्य अवस्था में हो सकती है। मतलब बेरोजगारी की अवस्था में भी अर्थव्यवस्था साम्य अवस्था में हो सकती है। अब यहाँ पे कहने का अभिप्राय किन्स का क्या है कि अर्थव्यवस्था में यदि उत्पादन क्षमता बची हुई है, अभी है, अंडर यूटिलाइज रिसोर्स या संसाधन बेरोजगार है, संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है, तो यदि ऐसी अवस्था में मुद्रा की पूर्ति की जाती है, तो उत्पादन भी जब तक संसाधनों का पूर्ण यूटिलाइजेशन या फुल कैपेसिटी या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे नहीं आ जाती है अर्थव्यवस्था, तब तक मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करने पर कीमतों में वृद्धि नहीं होगी। सच्ची मुद्रास्फीति ये होती है, ये जॉन मेनार्ड केन्स कहते हैं। तो उनके अनुसार समग्र मांग पूर्ण रोजगार की कुल पूर्ति से अधिक होगी, तो स्फीति की अवस्था पाई जाती है। एमिली जॉन्स ने इसको थोड़ा और एक नई चीज जोड़ी है इसने। उन्होंने कहा कि स्फीति अपनी आय को निरंतर जारी रखने वाले अथवा उलट क्रमक, मतलब पीछे न जाने वाले, उलट क्रमक मतलब पीछे न होने वाली कीमतों के ऊपर की दिशा में परिवर्तन को कहा जाता है, जो मांग के पूर्ति पर आधिक्य
के कारण, मतलब मांग का आधिक्य पूर्ति पर, मांग ज्यादा है अर्थव्यवस्था में और पूर्ति कम है। और दूसरी बात इसने कहा कि आय में निरंतर वृद्धि होने से स्फीति होती है यदि उत्पादन में उस अनुपात में वृद्धि नहीं। तीसरी बात इन्होंने ऊपर की कि स्फीति दरअसल पीछे न जाए, इरिवर्सिबल घटना है। इसका क्या अभिप्राय है? एक बार कीमतें बढ़ गई है तो फिर उनकी कीमतें कम होने की संभावना कम होती है। कुछ चीजों की छोड़ दीजिए, एक बार बढ़ गई है तो फिर पीछे की तरफ आना काफी कम होता है, क्योंकि ऐसी शक्तियां काम करती है अर्थव्यवस्था में। जैसे एक बार मान लीजिए कि उत्पादन के साधनों की या वेजेज एंड सैलरी बढ़ा दी गई है और इसके कारण इन्फ्लेशन हो रहा है और उत्पादन उस अनुपात में नहीं बढ़ा है। अब ये नहीं, ये कम संभावना है कि मजदूरी की दरों में कमी कर दे, पीछे की तरफ कमी हो जाए ताकि इन्फ्लेशन कम हो जाए, क्योंकि अ, ये इरिवर्सिबल है। मजदूर संघ होते हैं लोकतंत्र में, तो लोग इसका विरोध करते हैं मजदूर संघों के द्वारा, यूनियंस के द्वारा। इसलिए कीमतों में पीछे की तरफ कमी करना संभव नहीं है। तो जॉन्स ने ये एक नई बात यहाँ पे कही कि ये इरिवर्सिबल है, लेकिन ये बात पूरी रेखांकित कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में आय में निरंतर वृद्धि हो रही है उत्पादन की तुलना में, तो इसके कारण स्फीति हो रही है। ये जो परिभाषा मैंने अब तक दी है उसमें इस बात पर सबसे अधिक जोर दिया गया है कि स्फीति मुद्रा की अर्थव्यवस्था में पूर्ति या मुद्रा की अर्थव्यवस्था में भंडार या मुद्रा खर्च में फैलाव को कारण तथा कीमतों में वृद्धि को प्रभाव माना गया। तो कारण तो क्या है? अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति का बढ़ना और प्रभाव, इसका प्रभाव क्या हो रहा है? कीमतें बढ़ रही है। ये माना गया है अब तक की जो परिभाषा दी है। लेकिन 1920 में जर्मनी में एक महत्वपूर्ण रूप से एक घटना ये होती है कि सब 1920 में खास बात ये थी कि प्रथम विश्व युद्ध होता है और प्रथम विश्व युद्ध के बाद में अर्थव्यवस्था में सभी वस्तु एवं सेवाओं की कीमतें बहुत तेजी से, अब कीमतें बहुत तेजी से बढ़ गई तो कीमतों में वृद्धि होने के कारण जर्मन मौद्रिक अधिकारियों के द्वारा लोग वस्तुएं क्रय तो कर लें, इसके लिए मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई और लोगों के हाथ में मुद्राएं दी, ताकि अब वो कीमत स्तर बढ़ गया तो लोगों को मौद्रिक आय दें ताकि वो उनकी वो ज्यादा वस्तुएं खरीद सके। तो कीमतें बढ़ी, इसके कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ानी पड़ी। तो देखिए अब तक हम ये कह रहे थे कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन 1920 में जर्मनी में एक घटना देखने को मिली कि कीमतें बढ़ी, लेकिन ऐसा कब हुआ? ये विश्व युद्ध के बाद की घटना, मतलब पोस्ट वर्ल्ड वार है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, पोस्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार है, वहां घटना है। ऐसा असामान्य अवस्थाओं में मिलता है कि जब वार हो और वार के बाद में कीमतें बढ़ती है तो इसके कारण इन्फ्लेशन होता है। ऐसा अभी पिछले दिनों भी देखने को मिला था। अफ्रीकन देश युगांडा में घटना हुई कि सब चाय पीने के लिए बोरी में भर के और मुद्रा लेके जा रहे हैं। तो बहुत अधिक मुद्रास्फीति का लेवल था। तो यहाँ जो परिभाषा दी गई है वो ये दी गई है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ने के कारण स्फीति होती है, या मुद्रा की पूर्ति की तुलना में वास्तविक उत्पादन और रोजगार में वृद्धि कम हुई है, इसके कारण इन्फ्लेशन हुआ है। यहाँ पर मांग के आधिक्य पर सबसे अधिक जोर दिया गया है, यानी मांग आधिक्य से प्रेरित स्फीति है, लेकिन वास्तव में केवल मांग आधिक्य से प्रेरित ही स्फीति नहीं होती है।
पूर्ति पक्ष से भी बाधा होने पर या पूर्ति जन्य स्फीति होती है, वो भी घटना देखने को मिलती है। तो ये एक स्थिति है। तो यदि पूर्ति पक्ष को भी शामिल किया जाए, यानी दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष मजदूरी, उत्पादन लागतों और कीमतों के चक्र को शामिल किया जाए परिभाषा में, तो नई परिभाषाएं हो सकती है, जिसमें प्रमुख रूप से एक्ले, गार्डनर एक्ले, हैरी जॉनसन ने, मिल्टन फ्रीडमैन ने अपनी परिभाषा दी है। देखिए, अब मैं आपको गार्डनर एक्ले की बहुत विस्तृत परिभाषा है। गार्डनर एक्ले के अनुसार स्फीति कीमतों के सामान्य या औसत स्तर में लगातार व काफी वृद्धि है। इसको पुनः देखिए, गार्डनर एक्ले ये कह रहे हैं, मेरा कर्सर देखिए आप, यहाँ पे मैं परिभाषा बता रहा हूँ। हम मुद्रास्फीति को सामान्य कीमत स्तर में निरंतर व काफी वृद्धि के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। काफी को मतलब जो लोगों को महसूस हो, इसको कहते हैं परसिस्टेंट, यानी लगातार। एप्रिसिएबल मतलब लोगों को महसूस हो। तो निरंतर व काफी वृद्धि को स्फीति के नाम से हम जान सकते हैं। इससे स्फीति एक प्रोसेस, एक निरंतर प्रक्रिया बन जाती है। यहाँ पर ये कहा गया है कि बढ़ती कीमतें स्फीति है, न कि ऊंची कीमतें। जैसे सोने का भाव ज्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्फीति हो रही है, लेकिन सोने की कीमतों में वृद्धि हो रही है, तो ये स्फीति का एक कंपोनेंट बन जाता है। तो ऊंची कीमतें स्फीति नहीं है, कीमतों में लगातार और काफी वृद्धि की अवस्था स्फीति है। तो ये इस परिभाषा को हम देखें तो मुद्रास्फीति एक असंतुलन की दशा है। तो असंतुलन का मतलब मांग और पूर्ति के बीच में असंतुलन। मुद्रास्फीति एक असंतुलन की दशा है। इसका विश्लेषण स्थिति के उपकरणों से न किया जाकर, मतलब दो साम्य अवस्था, एक साम्य अवस्था की उपकरणों से नहीं किया जाएगा, स्टैटिक एनालिसिस से नहीं हो पाएगा, इसका एक डायनामिक एनालिसिस होगा। तो इस स्टैटिक उपकरणों से न किया जाकर प्रायोगिक रूप से किया जाना चाहिए। स्फीति हमें उन दशाओं के बारे में बतला सकती है जिसमें मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, अथवा यह उसकी सीमाओं को भी प्रभावित कर सकती है, कीमत स्तर में संतुलन की दशाओं का वर्णन करके। लेकिन मुद्रा की दर का विश्लेषण करने के लिए प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष 15% की बजाय 1% क्यों स्पष्ट करने का काम समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि मैक्रो डायनामिक्स करती है। मतलब परिवर्तन की प्रक्रिया, मुद्रा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति हुई, लोगों के हाथ में मुद्रा कैसे जाती है? अधिक वेजेज एंड सैलरी के द्वारा। अधिक वेजेज एंड सैलरी के द्वारा लोगों के हाथ में मुद्रा जाती है, वो क्रय शक्ति होती है। फिर पूर्ति में कितनी वृद्धि होती है, दोनों के बीच में असंतुलन होता है, तो स्फीति बनती है। तो देखिए, यहाँ पर एक भी ये है कि कीमत अपने आप में एक स्टॉक कहलाता है और मुद्रास्फीति एक फ्लो की अवधारणा है। ये चीज भी हमें समझने की जरूरत है। गार्डन एक्ले की परिभाषा को यदि हम देखें, तो उन्होंने ये कहा है कि मुद्रास्फीति को सामान्य कीमत स्तर में निरंतर व काफी वृद्धि की अवस्था है। ये एक प्रक्रिया है। ये प्रायोगिक, इसका विश्लेषण प्रायोगिक रूप से किया जाना चाहिए और समष्टि डायनामिक्स का ये विषय वस्तु है।
तो मुद्रास्फीति की इस परिभाषा, गार्डनर की परिभाषा में 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुद्रास्फीति में कीमत स्तर में लगातार उल्लेखनीय वृद्धि होती है। ये एक असंतुलन की दशा है। ये एक प्रक्रिया होती है। इसका विश्लेषण प्राविधिक की सहायता से किया जाना चाहिए। तो ये मुद्रास्फीति की गार्डनर की परिभाषा है। H.G. जॉनसन ने टिप्पणी की है कि मैं स्फीति की ये परिभाषा करता हूँ कि ये कीमतों का लगातार बढ़ना है। तो वही बात जो एक्ले कह रहे हैं कि लगातार और उल्लेखनीय वृद्धि है। उन्होंने कहा कि स्फीति ऐसी अवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर रहा है। क्राउथर ने ये बात कही है कि स्फीति ऐसी अवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर रहा है अथवा कीमतें बढ़ रही हैं। तो देखिए, मुद्रा कीमतें बढ़ने का अभिप्राय है मुद्रा का मूल्य गिरना। अब आप ये कहेंगे कि आप विचार कीजिए कि ऐसा क्यों है? दरअसल जैसे हम एक उदाहरण लें कि 20 रुपए लीटर दूध आता है और कुल दूध पर खर्च करने का आपका बजट 100 रुपए है। तो आप कितना दूध खरीदेंगे? 5 लीटर। यानी 100 रुपए का एक नोट या 100 रुपए की मुद्रा इकाई की वस्तुओं के रूप में वास्तविक रह सकती 5 लीटर दूध है। दी हुई कीमतों के अनुसार। अब मान लीजिए कि कीमतें बढ़ जाती हैं। 20 रुपए की तुलना में 40 रुपए पर लीटर दूध का भाव हो जाता है। तो और बजट उतना ही है, 100 रुपए। तो कितनी मात्रा खरीद सकता है उपभोक्ता? 2.5 लीटर। तो पहले 100 रुपए 5 लीटर खरीद रहा था और अब 2.5 लीटर ही खरीद रहा है। ऐसा क्यों हुआ? 100 रुपए अंकित मूल्य नोट का वही है, करेंसी का यही है। 100 रुपए की मुद्रा इकाई कीमत बढ़ने से पूर्व जब कीमत 20 रुपए पर लीटर थी, तब 5 लीटर दूध खरीदा जा रहा, परचेज हो रहा। अब 100 रुपए की वही मुद्रा इकाई कीमतें दोगुनी होने पर मुद्रा की क्रय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको हम समझ रहे हैं। तो वही मुद्रा अब 2.5 लीटर दूध खरीद, मतलब जब कीमतें कम थी तब ज्यादा क्रय शक्ति थी मुद्रा की, 5 लीटर क्रय शक्ति थी दूध के संदर्भ में। और अब कितनी रह गई है कीमतें दोगुनी होने पर? 2.5 लीटर ही, मतलब आधी क्रय शक्ति रह गई। तो स्फीति कीमतें बढ़ने का अर्थ होता है मुद्रा की क्रय शक्ति गिरना। तो ये बात आपको अपने जहन में रखनी है। अब देखिए, मुद्रास्फीति की माप कैसे की जाती है ये समझें। मुद्रास्फीति की माप कैसे की जाती है, यानी मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन है, उसमें मुख्य बात कीमत सूचकांक का प्रयोग किया जाता है, प्राइस इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। अब वो कीमतें कौन से प्राइस इंडेक्स से ले रहे हैं? जैसे मैंने पूर्व में बताया था कि थोक मूल्य सूचकांक को बेस लिया तो का कीमत सूचकांक ले सकते हैं, या फुटकर मूल्य सूचकांक ले सकते हैं। पर मुख्य बात यहाँ पर प्राइस इंडेक्स को लिया जाता है। अब देखिए, यदि प्राइस इंडेक्स को लेते हैं तो एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण पे हम चर्चा करें कि इसका प्राइस इंडेक्स को लेने से सैद्धांतिक दृष्टिकोण के रूप में समस्या क्या आ रही है। मुख्य बात यह है कि प्राइस इंडेक्स को प्रयोग करने पर, चाहे वो होलसेल प्राइस इंडेक्स को लिया जाए या रिटेल प्राइस इंडेक्स या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को लिया जाए, यदि एक कीमत सूचकांक चुन लिया जाता है जिसमें वस्तुओं की कीमतें शामिल की गई है, तो समस्या पैदा होती है कि उपभोग वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहने अथवा थोड़ी कमी होने पर भी स्फीति की अवस्था हो सकती है। इसका कारण है कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमतों की तुलना में
श्रम की कीमत अधिक तेजी से बढ़ती है। दूसरी समस्या ये है कि क्या सूचकांक थोक कीमतों का हो या उपभोक्ता सूचकांकों की, एक समस्या आती है। समस्या ये है कि हर सूचकांकों की कीमतों में बदलने का अलग-अलग बदलता है और माप अलग-अलग होता है। अ, तो किसको हम ले रहे हैं, उससे अ, काफ़ी इफ़ेक्ट आएगा कि या तो स्फीति ज़्यादा माप ली जाती है या कम माप ली जाती है। प्राइस इंडेक्स के इसमें ये समस्या आती है। अ, जैसे-जैसे अर्थव्यवस्थाएँ उन्नति करती है, एक समस्या और आती है कि कोई नया प्रोडक्ट बाज़ार में आया, तो अचानक उसकी कीमतें गिरती हैं। उसका कारण ये होता है कि प्रारंभ में जो किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है, लेकिन धीरे-धीरे उसमें विशेषज्ञता हासिल कर ली जाती है और इकोनॉमी ऑफ स्केल, मतलब लार्ज स्केल पे जब प्रोडक्शन होता है, मांग का विस्तार होने पर, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होने पर वस्तु को कम उत्पादन पर बेचा जा सकता है क्योंकि इकोनॉमीज प्राप्त होती है। तो एक समस्या ये आती है कि प्रारंभ में कीमतें ऊँची हो सकती है, लेकिन बाद में कीमतें गिर जाती हैं, झुकाव की तरफ जाती है। तो यहाँ पर एक मुद्रास्फीति की प्रमुख बातें क्या-क्या हो सकती है, वो मैं आपके साथ यहाँ पर रखना चाहूँगा। जो ब्रॉनफेन-ब्रनर और होल्ज़मैन ने स्फीति के संबंध में काफ़ी वाद-विवाद को ध्यान में रखते हुए विभिन्न वैकल्पिक जो परिभाषाएँ दी है या विभिन्न तथ्य जो आपके पास रखे हैं, उसको आप देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहला वो ये कहते हैं, प्रथम वो ये कहते हैं, स्फीति सामान्य माँग आधिक्य की स्थिति है, मतलब माँग का आधिक्य है। माँग का आधिक्य वस्तुतः ज़्यादा लोगों के पास क्रय शक्ति या अत्यधिक मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में हो जाने के कारण आती है, तो माँग आधिक्य की स्थिति है और जिसमें अत्यधिक मुद्रा बहुत कम वस्तुओं का पीछा करती है। पहली परिभाषा ये हो गई। दूसरी परिभाषा देखिए, स्फीति मुद्रा भंडार अथवा मुद्रा आय, जो कुल या प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से ली जाती है, में वृद्धि है। यानी मुद्रा आय के रूप में ज़्यादा हो रही है, वेजेज एंड सैलरी के रूप में लोगों की आय हो रही है, तो स्फीति है। क्योंकि यहाँ पे ये बात अंतर्निहित है कि जितना वेजेज एंड सैलरी बढ़ाई जा रही है, उस रूप में अर्थव्यवस्था में प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती, उत्पादन नहीं बढ़ता है, इसके कारण स्फीति होती है। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि ये रोजगार और वास्तविक आय में वृद्धि नहीं करता। यानी खास बात यहाँ पे किस इस बात पे बहुत जोर देते हैं कि स्फीति होगी ही तब जब उत्पादन या रोजगार फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, तब स्फीति होगी। उससे पूर्व भी स्फीति होती है, लेकिन वो सापेक्षता कितनी स्फीति होगी और कितना उत्पादन बढ़ेगा उसकी बात करें तो प्योर रूप से हम उसकी बात करें कि रोजगार और वास्तविक आय में वृद्धि नहीं हो और मुद्रा की पूर्ति हो जाए तो स्फीति होती है। ये किसी सुरक्षित दर से अधिक तेज, मतलब हम मान के चलते हैं कि भाई इतनी तो स्फीति बनी ही रहेगी। जैसे मान के चलें कि 4% स्फीति तो बनी ही रहेगी, 4 से 5% स्फीति बनी रहेगी। तो एक सुरक्षित दर से ज़्यादा हो तो वो लोगों को महसूस होती है, वो स्फीति की श्रेणी में शामिल होता है। या मुद्रा के पक्ष की ओर से पैदा होती है मुद्रास्फीति। छठी बात ये है, ये ऐसी कीमतों से मापा जाता है जो परोक्ष करों और अनुदानों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। मतलब परोक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्सेज और सब्सिडीज को शामिल नहीं किया जाता, इस विधि से किया जाता है। इसका मतलब क्या हो, उत्पादन के साधनों को प्राप्त मौद्रिक आय के संदर्भ में हम इसको देखते हैं। अगली बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा जो मैंने अभी पूर्व में भी डिस्कस किया था, ये उलट कर्मणीय नहीं है, मतलब रिवर्सिबल नहीं है, यानी इरिवर्सिबल है, यानी पीछे की तरफ नहीं जाती है। एक बार कीमतें बढ़ना आरंभ हुई है किसी चीज की, तो फिर लॉन्ग टर्म उसकी ट्रेंड देखें तो कीमत उनकी बढ़ने की स्थिति होती है। तो ये मुद्रास्फीति की मुख्य मुख्य बातें थी। अब हम देखें कि मुद्रास्फीति को मापा कैसे जाता है। तो मुद्रास्फीति की दर में सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन की दर देखी जाती है। किसकी किसकी दर देखी जाती है? सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन की दर देखी जाती है। इसका सूत्र काफी सरल है, जो इस प्रकार से, ये जो आपको सूत्र बताया गया है, देखिए
ये एक सूत्र है। वास टी में टी वर्तमान समय है, t-1 पूर्व समय है। अब देखिए वर्तमान समय की कीमत में से, जैसे मान लीजिए वर्तमान समय की कीमत है 40 रुपए, पूर्व समय की कीमत मान लीजिए कीमत है 20 रुपए, और इसको डिवाइड किया जाए पूर्व समय की कीमत इस तरह। तो जनरल प्राइस लेवल टी समय पर में से घटाएं पूर्व समय की कीमत स्तर और डिवाइडेड बाय पूर्व समय का कीमत स्तर। तो ये है वो स्फीति की दर को बताता है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कीमत सूचकांक को यानी प्राइस इंडेक्स की सहायता से किया जाता है। मान लीजिए कि बस टी में कीमत 120 रुपए और t-1 उसमें 110 रुपए है, तो कीमत मुद्रास्फीति की दर 120 पूर्व कीमत स्तर वर्तमान नहीं 120 वर्तमान कीमत स्तर, 110 वर्तमान पूर्व कीमत स्तर। अब देखिए 120 वर्तमान कीमत स्तर में से घटाइए पूर्व कीमत स्तर 110 और डिवाइडेड बाई पूर्व कीमत स्तर 110 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये यहाँ पर लगभग 100 डिवाइडेड बाई 11 तो 9.1% आती है। तो ये मुद्रास्फीति को माप करने का तरीका है। ये दोनों प्रकार से मापा जाता है, थोक मूल्य सूचकांक को मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर भारत में मुद्रास्फीति की दर को हेडलाइन इन्फ्लेशन की दर कहा जाता है। कोर इन्फ्लेशन एक तो है हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन का तो मतलब है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स के द्वारा स्फीति का माप किया जाए। दूसरा है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन ज्ञात करने के लिए हेडलाइन इन्फ्लेशन में से ईंधन व खाद्य फ्यूल और फूड की दर घटाई जाती है। दरअसल क्या है कि फ्यूल और फूड की प्राइस काफी घटते बढ़ती रहती है। जैसे मान लीजिए कि हेडलाइन मुद्रास्फीति 10% है, फ्यूल और फूड में स्फीति 2% है, तो कोर इन्फ्लेशन की दर 10-2 = 8% बन जाएगी। भारत में काफी इसका महत्व मापा जाता है। तो ये तो है थोक मूल्य सूचकांक, और उसमें हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन को हमने यहाँ पे देखा। पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोर इन्फ्लेशन के अंतर्गत हेडलाइन इन्फ्लेशन में से फ्यूल एंड फूड इन्फ्लेशन को घटाया जाता है। मुद्रास्फीति की दर को ज्ञात करने का दूसरा तरीका है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसमें खुदरा मूल्य शामिल किया जाता है। भारत में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आरंभ आधार वर्ष 1960 है, जो बाद में 1982 और अब 2001 है। होलसेल प्राइस इंडेक्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो सूचकांक है उसको बेस ईयर 2001 है। ये मासिक आधार पर घोषित किया जाता है और उपभोक्ता के जीवन व्यय के परिवर्तनों को सूचित करते हैं। जैसे 2001 बराबर 100 मान लेने पर अप्रैल 2015 का अखिल भारतीय मूल्य सूचकांक 256 रहा है। मतलब जो चीज 100 रुपए मिल रही थी 2001 में, वही चीज अब 2015 में 256 रुपए मिल रही है। तो मुद्रा की क्रय शक्ति घट गई, मतलब इन्फ्लेशन हुआ है। 1960 से जोड़ने के लिए लिंक अनुपातों के लिए 4.63 मल्टीप्लाई बाई 4.93 पहला लिंक फैक्टर को 1982 पर लेने के लिए और दूसरा 1960 पर लाने के लिए प्रयुक्त करने पर से गुणा करने पर ये 5843 आता है। इसका अर्थ यह है कि जिन वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए 1960 में 100 रुपए लगते थे, अप्रैल 2015 में प्राप्त करने के लिए लगभग 5,853 रुपए देने हो रहे हैं। अर्थात 55 वर्षों में थोक मूल्य स्तर में 58 गुना वृद्धि हुई है। इस प्रकार रुपए का मूल्य घट करके मात्र 1.7 मतलब 1 रुपए का 1.7 पैसा रह गया है। ये भारी चिंता का विषय है। अब मुद्रास्फीति के संबंध में फिर एक बार स्पष्टीकरण देखें। क्या मुद्रास्फीति का अर्थ इसमें वस्तुएं महंगी एक्सपेंसिव होती है? तो इसका अर्थ है कि नहीं। स्फीति तो केवल
स्फीति का स्फीति का तो केवल यह आशय है कि औसत कीमत स्तर बढ़ रहा है, चाहे वस्तु महंगी हो अथवा ऊंचे भावों में मिलती हो, लेकिन जब तक औसत कीमत स्तर नहीं बढ़ता है तब तक स्फीति नहीं होती है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जो फूड और फ्यूल की प्राइस बहुत तेजी से बढ़ती है, लेकिन अन्य प्राइस मुख्य रूप से औद्योगिक और सेवा वस्तुएं, इसकी कीमतें काफी कम होती है उस पीरियड में। तो इसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ने की बजाय, क्योंकि फ्यूल, अब लोगों को फ्यूल एंड फूड की प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो वो लगातार कह रहे हैं कि साहब इनकी कीमतें इतने बढ़ गई इसलिए इन्फ्लेशन हो गया है। लेकिन वास्तव में इन्फ्लेशन इतना होता नहीं। उसका कारण ये है कि इन्फ्लेशन तो जनरल प्राइस लेवल का एक एवरेज है, औसत है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इन्फ्लेशन occur when the general price of जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस इज राइज, सैमुअल्स और मोटर्स कहते हैं। मुद्रास्फीति का अर्थ हम उत्तरोत्तर अधिक निर्धन होते जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। फर्म में मजदूरों के हितों पर कुठाराघात करके स्फीति के समय अपने हितों को आगे बढ़ाती है। ये होना आवश्यक भी नहीं है, स्फीति में ऐसा होना जरूरी नहीं है। जबकि लोग ये कहते हैं विस्फीति की दशा में कीमतों का बढ़ना तो जारी रहता है, लेकिन मुद्रास्फीति की दर घट जाती है। यानी स्फीति की दर 10% से घटकर 5% पे आ जाए तो ये विस्फीति की अवस्था है। तो मुद्रास्फीति तो अभी भी बढ़ रही है, पहले 10 से बढ़ रही थी, 5 बढ़ रही है, लेकिन विस्फीति की खास बात क्या है, कीमतों की बढ़ने की दर कम हो गई है। अब अगले चैप्टर में हम देखेंगे मुद्रास्फीति की विभिन्न किस्में और मुद्रास्फीति के विभिन्न सिद्धांत, विभिन्न दृष्टिकोण, उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी नमस्कार।